हेलो गाइस, माय नेम इज़ डिम्पल एंड दिस इज़ अबाउट मी। आज हम इस लेसन में जो लेसन है इसमें पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी नेट पेपर फर्स्ट की यूनिट 9 है। तो पहले थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले इसके सिलेबस में देख लेते हैं इस यूनिट में क्या क्या सिलेबस आने वाला है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, विकास और पर्यावरण, मिलेनियम डेवलपमेंट, मिलेनियम विकास एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सतत विकास लक्ष्य, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, मानव और पर्यावरण अंतक्रिया, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि मानव जनित गतिविधियाँ और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरण मुद्दे, लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वेस्ट, ये इनकी बेसिकली हिंदी तो आती होगी कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हैजार्डस, इलेक्ट्रॉनिक। जो वेस्ट है अपशिष्ट, वो ठोस, तरल, बायोमेडिकल, खतरनाक, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। जो क्लाइमेट चेंज है यानी कि जलवायु परिवर्तन और इसके जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक आयाम हैं उनके बारे में देखेंगे। और मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों के प्रभाव। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। ओके। इसके बाद है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन है वो, जिसमें आता है सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट्स। ठीक है। तो सौर, पवन, मिट्टी, भूतापीय, बायोमास, परमाणु और वन। ठीक है। तो इनकी एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे। नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, प्राकृतिक खतरे और आपदाएं के बारे में, जिसमें मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, इनकी जो मिटिगेशन स्ट्रेटजी है वो, एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसके बारे में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वो देखेंगे, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एफर्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये सिलेबस है। पहले ये सिलेबस करेंगे, फिर जो एनवायरनमेंट का जो न्यू अभी जो चल रही है चीज़ें, अपन उन चीज़ों को भी कवर करेंगे। तो पहले इसका एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर इनको प्रेजेंट से कैसे जोड़ना है, प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें एनवायरनमेंट में हो रही है जो नेट में पेपर में आ सकती है, वो चीज़ भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट। बेसिकली अब पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपन को थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो एनवायरनमेंट जो है फ्रेंच लैंग्वेज के एनवायरनर से लिया हुआ है। ठीक है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो परि प्लस आवरण, यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि यानी चारों ओर, आवरण यानी चारों ओर जो अपने आवरण है, यानी कि जिससे संपूर्ण जगत घिरा हुआ है। ठीक है। तो उसको पर्यावरण कहते हैं। प्रकृति में वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण की रचना करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाती है तो एक पर्यावरण बनता है। किसी स्थान विशेष में मानव के चारों तरफ का वह आवरण जिससे वह घिरा हुआ है पर्यावरण कहलाता है। ये एक डेफिनेशन हो सकती है, परिभाषा हो सकती है। अगर कोई पेपर लिखना चाहे तो ये बहुत अच्छी परिभाषा है। ठीक है। तो पर्यावरण जो है वो बहुत सारे तत्वों से, एलिमेंट से बना हुआ होता है और बेसिकली इनमें जो नेचुरल एलिमेंट्स है, प्राकृतिक तत्व है, उनका ग्रुप्स होता है। ठीक है। और ये जगत को, ये जो जीव जगत यानी कि ह्यूमन जो सोसाइटी है, एनिमल सोसाइटी है, इनको इफ़ेक्ट करता है ना। स्वच्छ पर्यावरण शांतिपूर्ण स्वस्थ जीवन जीने के लिए, और ये बहुत आवश्यक है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ सुथरा हो, और इसकी जो देख रेख करना वो भी हमारा ही कर्तव्य है। ठीक है। स्वस्थ पर्यावरण जो है वो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता है और साथ ही साथ पृथ्वी पर सभी जीवित चीज़ों को बढ़ने और पोषित और विकसित करने में भी मदद करता है। एनवायरनमेंट है उसके दो स्वरूप होते हैं,
अनुकूल और प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल जो होता है वो ऐसे मतलब जो जो जीवधारी है उसके अस्तित्व की रक्षा, विकास, पुनरुत्पादन में और उन्नति में उसकी सहायक होता है। ठीक है, ये इस चीज़ों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, और जो प्रतिकूल है वो इन चीज़ों में, इनके पुनरुत्पादन में, प्रगति में, अस्तित्व की रक्षा में, इनके विकास में क्या होता है, बाधक होता है। वो प्रतिकूल पर्यावरण कहलाता है। अब हम जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण, उसके बारे में देखते हैं। चारों ओर के आवरण को संरक्षित करें, अनुकूल मतलब कि हमारे जो चारों ओर का आवरण है पर्यावरण जो है उसको हमें उसका हमें कंजर्वेशन करना है, उसको हमें संरक्षित करना है, क्योंकि पर्यावरण प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। पर्यावरण प्राणी पर आश्रित है, जैसे ह्यूमन है, अगर ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण है, प्राकृतिक चीज़ों को एक लिमिटेड चीज़ों की तरह इस्तेमाल करेगा, उनको ज़्यादा वेस्ट नहीं करेगा, तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचेंगी। नहीं तो अगर अब वैसे ह्यूमन का नेचर क्या है कि वो बहुत सारे एक साथ बहुत सारा यूज़ करता है, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अभी देखो कितना जो पोल्यूशन है वो कितने बहुत ज़्यादा लेवल पर पहुंच चुका है। तो हमें एनवायरनमेंट कंजर्वेशन जो है वो करना होगा अगर हमें एक अच्छा जीवन जीना है तो। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट डिटर्मिनेशन, पर्यावरण नियतिवाद। इसमें क्या है, पर्यावरण निर्धारित करता है कि संस्कृति का कैसे विकास होगा। पहले तो ये बता दूँ, ये जो अवधारणा है, ये जो कंसेप्ट है, ये 19th सेंचुरी में यूरोप में डेवलप हुई थी। और इसका कहने का मतलब ये है कि जो जहाँ के जैसे लोग हैं, ठीक है, वहाँ का जो कल्चर है वो एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। अगर जैसे एनवायरनमेंट वहाँ का गर्मी का है तो वहाँ के लोग आलसी होंगे, तो एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा कि लोगों की संस्कृतियाँ कैसी होगी। और ये देखा भी जा सकता है कि जहाँ जैसा एनवायरनमेंट होता है, जहाँ जैसा क्लाइमेट होता है, वहाँ की संस्कृतियाँ, वहाँ का कल्चर उसी हिसाब से डेवलप हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब एक और कंसेप्ट आ गया है, एनवायरनमेंट पोटेंशियल, पर्यावरण संभाव्यता। इसमें क्या है कि पर्यावरण लोगों की गतिविधियों को कई मायनों में अवरुद्ध कर सकता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि वे सटीक रूप से कैसे व्यवहार करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो कंसेप्ट है, ये एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म यानी पर्यावरण नियतिवाद की एक आगे वाली स्टेप बोल सकते हैं इसको। तो इसमें पॉसिबिलिज्म, ये जो कंसेप्ट है ये पॉसिबिलिज्म है एक तरह से, कि इसमें पर्यावरण जो है वो डिसाइड करता है, वो अवरुद्ध कर सकता है, एक तरह से वो रोक सकता है। जैसे कई अब रोकने का सबसे जो एनवायरनमेंट है वो उसका रोकने का तरीका क्या है कि वो नेचुरल डिज़ास्टर है वो ला सकता है, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, खतरे हैं, हैज़ार्डस, वो चीज़ें ला सकता है उस तरह से। और या फिर वो चीज़ लोगों को वो एनवायरनमेंट ही ना दे जिससे वो अपनी चीज़ें कर सके। ठीक है, तो अवरुद्ध करने के खैर एनवायरनमेंट के पास तो बहुत सारे तरीके हैं, तो लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि वे सटीक रूप से कैसे व्यवहार करेंगे। ठीक है, कि जो एनवायरनमेंट है वो उनको रोक तो सकता है बस, लेकिन ये डिसाइड नहीं है कि वो कैसे रोकेगा, मतलब कैसे वो किसी भी तरीके से रोक सकता है डिज़ास्टर ला के कैसे। ऐसी अवधारणा तकनीकी विकास के कारण विकसित हुई, जिसमें मनुष्य एक प्रकार की निर्णायक भूमिका है। यानी कि जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है वो जिस तरह से एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है, वो वाली चीज़ इसमें है कि वो अनचाही चीज़ें यूज़ करके एनवायरनमेंट की उसको बहुत ज़्यादा लेवल तक नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो एनवायरनमेंट है वो भी जो ह्यूमन है उसके संस्कृति या उसकी जो चीज़ें हैं उसको अवरुद्ध कर सकता है, उसको रोक सकता है। ठीक है, अब आता है स्पीसीज़। ये हो चुका है एनवायरनमेंट की थोड़ी सी डेफिनेशंस और उनके जो एक दो कॉन्सेप्ट थे और उनकी दो तरह के रूप।
तो अब हम पढ़ेंगे स्पीसीज, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। इनके हम बेसिकली बस डेफिनेशन पढ़ेंगे क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चंस बाद के जो टॉपिक्स हैं एक्ट वगैरह उनमें से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। डेफिनेशंस। स्पीसीज यानी प्रजाति। प्रजाति एक जैविक विचार है। इसका अभिप्राय उस जीव वर्ग से है जो वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है और प्रजाति के सदस्यों का अंतःप्रजनन भी होता है। स्पीसीज प्रजाति, एक अपन ऐसे बोलते हैं कि ये एक ही प्रजाति के, ये जो सारे लोग हैं ये एक ही प्रजाति के, मतलब कि इन लोगों का जो रहन सहन है, इनका दिखावा है, इनका शारीरिक स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर ढांचा वो थोड़ा एक जैसा है, तो ये एक ही प्रजाति के लोग हैं, है ना। और ये लोग आपस में अंतर प्रजनन भी करते हैं वंश वृद्धि के लिए। मतलब जैसे बेसिकली अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आपस में ये लोग जो मैरिज है वो अपने ही प्रजाति के लोगों से करते हैं, बाहर की स्पीसीज से नहीं करते। और उसके बाद वंश वृद्धि, अब ये एनिमल्स में भी हो सकती है और ह्यूमन्स में भी हो सकती है। किसी विशेष प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों का योग किसी दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों से भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। और इसी प्रकार मानव प्रजाति का अर्थ सामाजिक या सांस्कृतिक वर्ष नहीं अपितु प्राकृतिक नस्ल से ही है। यानी कि मानव में जो प्रजाति का अर्थ लिया जाता है वो कल्चरल डिफरेंस से नहीं, एक नेचुरल डिफरेंस से लिया जाएगा। यानी कि जैसे एक तो भारत के लोग अलग प्रजाति के, अमेरिका के लोग वो अलग प्रजाति में काउंट होंगे, साउथ अफ्रीका के लोग अलग प्रजाति में काउंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे तो ये अलग अलग प्रजातियां हैं जो अलग अलग देशों में निवास करती हैं। फिर आगे आता है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों का लगभग स्थायी समूह होता है जिनका आपस में अंतःप्रजनन। अब इसमें और प्रजाति में थोड़ा सा अंतर मैं बताऊंगी आपको, तो इसकी डेफिनेशन को देख लो पहले कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब एक जोग्राफिकल जो एरिया है वो फिक्स्ड होता है इसमें, अगर वो पॉपुलेशन के अंदर आएगा तो फिर उसमें जीवों का लगभग स्थायी समूह होता है। वो जो ग्रुप होता है वो स्थायी होता है, वो वहीं रहता है जिनका आपस में अंतःप्रजनन। अब अंतःप्रजनन यानी एक दूसरे से प्रजनन होता है। जो प्रजाति है वो अंतःप्रजनन करती है, यानी अपने ही सदस्यों, मतलब अपने जो उनकी जो स्पीसीज है उनमें ही आपस में। लेकिन जनसंख्या में, पॉपुलेशन में क्या होता है, अंतर, यानी एक से दूसरे में, ठीक है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या प्रसार, उत्प्रवास, आव्रजन, पलायन, ये जो कुछ है वो देखेंगे। अब तो कारक देखते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या प्रवास, उत्प्रवास, आव्रजन, पलायन, आयु वितरण, जनसंख्या वृद्धि दर, उपलब्ध साधन, जल, भोजन, स्थान आदि। जन्म दर ज़्यादा हो जाती है तो जनसंख्या प्रभावित हो जाती है। अगर मृत्यु दर ज़्यादा या कम हो जाए तो उससे भी जनसंख्या प्रभावित होती है। जनसंख्या प्रसार, जैसे कई लोग ज़्यादा माइग्रेट कर जाते हैं उद्योग व्यवसाय के कारण, कई लोग बहुत कम माइग्रेट करते हैं तो वहाँ पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो इस तरह से ये इनको इफेक्ट करता है। आयु वितरण, कहीं ज़्यादा एज के जैसे लोग ज़्यादा हो जाते हैं, कम एज के लोग वहाँ कम होते हैं, इस तरह से। जनसंख्या वृद्धि दर, ये तो हर तरह से है ही कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, या कम हो जाए तो कम। उपलब्ध साधन, जल, भोजन, स्थान। उपलब्ध साधन ऐसे कि जहाँ ये साधन अवेलेबल होंगे वहाँ मतलब एक आम तौर पर देखा जाए तो वहाँ जनसंख्या आएगी। जैसे पहले की संस्कृतियों में क्या होता था, नदियाँ होती थी उनके किनारे ज़्यादा डेवलप होती थी सोसाइटी, क्योंकि उन्हें आराम से पानी मिल जाता था और पानी से वो अपनी खेती करते थे, खेती से उन्हें भोजन मिल जाता था। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है, ये एक बहुत मुख्य कारक है जनसंख्या को प्रभावित करने के। समुदाय में एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों का एक समूह एक समान या विशेष विशेषता रखता है। समुदाय, देखिए समुदाय मतलब, अब देखो इसमें जो लोग रहते हैं वो एक समूह के और एक समान होते हैं, मतलब उनके जो उद्देश्य होते हैं वो एक ही होते हैं, उनका लक्ष्य एक होता है,
ठीक है। और ये अपने जो कम्युनिटी के ये स्थायी सदस्य होते हैं, ये अपने कम्युनिटी से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। इनका लक्ष्य एक होता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। अब इसमें देखें ना तो एक तरह से कम्युनिटी जो प्रजाति है, प्रजाति स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ के अंदर पॉपुलेशन आती है और पॉपुलेशन के अंदर कम्युनिटीज़ आती है बहुत सारी। तो बहुत सारी जब कम्युनिटीज़ मिल जाती है आपस में तो वो जनसंख्या बना देती है, और जब बहुत सारी जनसंख्याएं एक साथ एक जगह एक क्षेत्र पे, तो वो अपने एक प्रजाति बना देती है। अगर देखा जाए तो इस तरह से कुछ है ना। तो ये आज के लिए इतना ही। Do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.